तो जान लगानी पड़ेगी, बस ये है, पूरी की पूरी जान आपको लगानी पड़ेगी। हम्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर उसको हम किस नाम से बोलते हैं, CMA। और ये भी पेपर आपका फुल फ्लेज कितना है, 100 मार्क्स का। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीए इतिहास में पहली बार कॉस्ट को क्या किया गया है, ऑब्जेक्टिव। कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स। क्लियर, वही हमेशा वही चीजें रहेगा हमारा, केस स्टडी टाइप करेंगे। ये कभी भी आपका आज तक ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, जबकि इसके पहले और भी पेपर हो गए थे। कॉस्ट और एफएम ऐसे दो पेपर थे जो ऑब्जेक्टिव हुआ ही नहीं था। बाकी सारे पेपर आपके हो गए थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन कॉस्ट और एफएम का पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन अब ये भी हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होने से सर क्या ये पेपर आसान है कि टफ है, ये पेपर हमेशा से आसान ही है, वेरी सिंपल। लेकिन हाँ, इसलिए हम लोग को टफ लगता है क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं कि कॉस्ट है क्या। कॉस्ट कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान। अभी देखना कराएंगे ना, कॉस्ट आज ही खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। कि बाकी कल से क्या शुरू होगा, हमारा रिवीजन शुरू होगा, और कुछ नहीं होगा। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट 100%, डिस्क्रिप्टिव कितने रहेगा 70, और ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा 30 मार्क्स का। इसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे ना, वो आपके लिए खतरनाक होगा, वो डेंजर होगा। क्योंकि चाहे आप डिस्क्रिप्टिव करो चाहे ऑब्जेक्टिव कॉस्ट का करो, आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अगर हम इनका एमसीक्यू करने जा रहे हैं ना कॉस्ट का, तो आपको रफ में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, दोनों में फर्क ये हो जाएगा, रफ में आपको प्रॉपर कोई प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज आपको मान के चलना, वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट का पेपर आसान हो गया। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि यू हैव टू सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव, सारे के सारे प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि डिस्क्रिप्टिव इन द प्रेजेंटेशन फॉर्म, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दैट इज इन रफ पार्ट में। आ जाओ, सबसे पहले करते हैं हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को कवर करने चलते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है हमारे पास क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दो सब्जेक्ट को एक साथ मर्ज किया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। और कोई फर्क नहीं होता है, केवल और केवल एक पोर्शन में कैलकुलेशन होता है, दूसरे पोर्शन में डिसीजन मेकिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड डेटा। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेटेड डेटा होगा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होगा, कैलकुलेटेड डेटा पे हमें क्या लेना है, डिसीजंस लेना है। क्लियर। अब मेरे को ये बताना, सुनो थोड़ा सा बताना, हमें उम्मीद है कि चाय सब लोग बना लेते हो, सब लोग बना लेते हैं चाय, सब चाय बना लेते हैं। अगर हम चाय बनाने की कोशिश करेंगे तो बताना हमारा कॉस्ट कितना आएगा, चाय बनाने की कोशिश करें तो सर लगभग और लगभग मान के चलो हमने क्या लिया,
शुगर ले लिया, मिल्क ले लिया और टी लीव्स ले लिया, ये कितने रुपए? 7 रुपए। और मान के चलो 1 रुपए और अदर एक्सपेंसेस, तो कितना आ रहा है मेरा? 8 रुपए। 8 रुपए। और मार्केट में अगर चाय हम पीने जाएंगे तो कितने में आ रहा है? 10 रुपए में। अब बताओ ना विच वन इज द बेस्ट फॉर यू? घर पे बना ले। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला बेस्ट है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना? कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं यहाँ पे चाय बनाऊंगा तो 8 रुपए, यहाँ पे कितना है? 10 रुपए। दिस इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। whenever decisions are taken by the entity on the basis of calculated data, that will be known as what? Management accounting. Or calculated data is based on cost, then management accounting. Or based on अगर with profit, not management accounting. हमारा फिर कहां पे जाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाएगा। क्लियर? अब यहां पे बताना, ये 8 रुपए, ये चाय बना लिया कि बनाने जाना है? बनाने जाना है, तो मतलब बिफोर डूइंग द एक्टिविटी और आफ्टर डूइंग द एक्टिविटी? बिफोर डूइंग द एक्टिविटी you have to take the decision, that is the management account. Clear? और अगर बिफोर डूइंग द एक्टिविटी अगर हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। और पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो एक ही चीज है, यू हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट बिफोर एक्टिविटी या आफ्टर एक्टिविटी? बिफोर एक्टिविटी, दैट इज द कॉस्ट अकाउंट। क्लियर? अब मेरे को ये बताना, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्लस क्या? प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मान के चलो कॉस्ट 10 रुपए है, प्रॉफिट 2 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस कितना? 12 रुपए। ये 12 रुपए है, मतलब कॉस्ट है 10 रुपए और प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस 12 रुपए। मार्केट में चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मान के चलो मुझे रिमोट ही बेचने हैं, रिमोट का रेट मार्केट में कितना चल रहा है? 12 रुपए चल रहा है। 12 रुपए चल रहा है, तो हम 12 रुपए में ही रिमोट को बेचना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। क्या पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है? इस 2 रुपए से एक बंदा है, ये मान के चलो ए, सेल कितना है? 12 रुपए में, और प्रॉफिट 2 कमा रहा है, कॉस्ट कितना आ रहा है? 10, और मैं भी सेलिंग 12 में ही करूंगा, प्रॉफिट 2 रुपए कमाना चाहता हूं। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि 2 से ज्यादा मैं प्रॉफिट कर लूं और सेलिंग प्राइस सेम रख? यस। क्या ऑप्शन है? कॉस्ट कम कर दो, कॉस्ट कम कर दो। तो अगर मैंने अपनी कॉस्ट को यहां पे 9 कर लिया तो मेरी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? या तो मुझे और कस्टमर बनाना है तो सेलिंग प्राइस को मैं कह दूं प्रॉफिट मुझे सेम चाहिए, सेलिंग प्राइस ही कितना रख दूं, तो कस्टमर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करना, दैट विल बी व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा ये बताना, आप लोग यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन किए, सबसे पहले आपकी होती है पता है डिमांड क्या? सर फीस कितनी? तो मैं फीस कैसे बता दूं? कैसे मैं फीस बता दूं? फीस तो मैं वही लूंगा ना जो आपके पीछे कॉस्ट आएगी और प्लस प्रॉफिट। मैं आपको कभी ये बोलता हूँ कि बेटा पहले पढ़ लो, जो आपके पीछे खर्चा आएगा उसमें प्रॉफिट लेके फीस बता देंगे, ऐसा बताया मैंने आपको। लेकिन पहले से मैंने फीस बता दिया कि नहीं, फीस आपको डिटरमाइन किया है, तो इसका मतलब मैंने क्या डिटरमाइन किया है कि एक बच्चे के पीछे कॉस्ट कितनी होने वाली है और प्लस मेरी प्रॉफिट इज इक्वल टू फीस। तो इसका मतलब मैंने भी क्या अप्लाई किया? कॉस्ट। क्लियर? अब बताओ, घर में अगर बात करें,
आपके मम्मी की बात कर, वो क्या जब मेहमान आते हैं तब आटा गेहूं दाल चावल मंगाया जाता है, ये पहले से होता है? ऐसे कैसे हो गया? मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग उनको भी पता है। हाँ, हमने क्या बताया, बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट उसकी अगर कॉस्ट को फाइंड आउट कर ले, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। What will be the cost accounting? Cost accounting is nothing to ascertain the cost of product before क्या, productions। क्या ये आसान है कि टिपिकल है? टिपिकल है। अगर मैंने कॉस्टिंग गलत किया, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा। और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो गया और मैं प्रॉफिट 2 रुपए ले रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और बगल वाले की अगर कॉस्ट कम है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम। तो कस्टमर मेरे पास आएगा कि बगल वाले के पास जाएगा? तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा कुछ भी नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। क्लियर? बट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट शुड बी रिलेवेंट। अगर इररिलेवेंट हो गया तो माई कॉस्ट इज हायर, माई सेलिंग प्राइस हायर एंड द कस्टमर इज जीरो। क्लियर हुई चीज? आ जाओ फर्स्ट पॉइंट, आ जाओ इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चा, लिखना लिखना। अभिनव जी अभी आपने बताया, फुल स्क्रीन ही नहीं आ रही है। अभी आ गया अभिनव? सुनिधि आ रही फुल स्क्रीन? चलो आ जाओ, तो बताना जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। अगर कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। कौन कौन सी है हमारे पास? दो पार्ट। एक तो है कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा कौन सा हो जाता है मेरे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बताना कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग? टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट of product oblique service before supplying of product or service। to calculate total cost of product oblique service before supplying of product or services। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा to take decision for future on the basis of computed cost, on the basis of computed cost। अच्छा ये बताना, अगर आपको ऑटो हायर करना है, ऑटो ऑटो वाला क्या कहता है, तो 50 रुपए चाहिए, उसको भी कॉस्ट आती है। क्योंकि क्या वो आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने से पहले ले रहा है कि बाद में ले रहा है? तो इसका मतलब वो भी डिटरमाइन कर चुका है क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू हायर चार्जेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव द कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज टू ascertain the total cost of product before production या after production, before productions, before productions, so that we decide the selling price and profit। ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी और प्रॉफिट कितनी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होगा हमारा, टू टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेड कॉस्ट। अब मैंने कॉस्ट को कंप्यूट किया कि एक चाय को बनाने की कॉस्ट मेरी कितनी आई, बोलो 8 रुपए।
क्या मैंने चाय बनाया कि नहीं बनाया? मैंने एस्टिमेट किया कि चाय बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आ गई, 8 रुपए। अब मेरे को डिसीजन लेना है कि चाय बना के पी लूं कि बाहर से मंगा के पी लूं। हमने कहा देखा बाहर की कॉस्ट जो आएगी चाय 10 रुपए में, और अगर मैं कॉस्ट चाय बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, 8 रुपए। तो आपने क्या डिसीजन लिया, 8 रुपए बना ले, ताकि हमारी 2 रुपए की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। दैट विल बी द मैनेजमेंट अकाउंट। अब बताना आपने क्या किया, टू रिड्यूस द कॉस्ट किया कि नहीं किया? टू रिड्यूस द कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बताना व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? टू डिटरमाइन द कॉस्ट, to determine the profit, to determine the selling price, and to reduce the cost, and also to control the cost. समझ में? लेकिन आपको देखो माइंडसेट करना है कि सर what will be the objective of the cost accounting? The objective of the cost accounting is nothing, it is to determine the total cost of product. क्लियर हुई चीज है? अब प्रोडक्ट में कौन सी कॉस्ट आनी चाहिए, कौन सी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, ये हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक बताएगा। क्लियर? अब देखो जैसे ने हमने बताया, आपने कहा कि सर फीस कितनी है, चलो डिटरमाइन कर लेते बच्चों की फीस कितनी है। अब बताना एक स्टूडेंट अगर मेरे पास आएगा आया नहीं आएगा, तो उसको क्या क्या चीजें मैं दूंगा? बताना, उसको मटेरियल चाहिए, मटेरियल के साथ क्या उसको टीचर पढ़ाएगा, लेबर आदमी, ये दो। साथ में बताना उसको हवा पानी बैठने की सारी चीजें, लाइट, ये सब चीजें चाहिए, मतलब उसको बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस। यही तो इसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। अब बताना इस कॉस्ट में मैंने ऐड कर लिया कि मैं आज तो जाऊंगा कहां पे, कश्मीर घूमने, और जब कश्मीर से घूम के आऊंगा तो जितना खर्चा लगा होगा, जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनसे हम क्या करूंगा, वसूल लूंगा, इसी में ऐड कर लूंगा कश्मीर कॉस्ट। क्या सही है कि गलत है? गलत है। हम कश्मीर गए हैं, मेरा कंपटीटर कश्मीर नहीं गया होगा तो उसको तो कश्मीर की कॉस्ट आई ही नहीं होगी। और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गई, कश्मीर जाने की वजह से हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। और बगल वाला तो कश्मीर क्या घर ही नहीं गया, दुकान पे ही बैठा रह गया, उसकी कॉस्ट आ रही होगी क्या ज्यादा? नहीं। तो कस्टमर हमारे पास आएगा कि बगल में जाएगा? बगल में जाएगा। सेकेंडरी मैटर, क्वालिटी तो बाद में आती है, अभी तो सेकेंडरी मैटर हमारा क्या है कि सर कॉस्ट क्या होनी चाहिए। मतलब हमारी पूरी कॉस्ट में ये बताएगा कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो कौन सा कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगा और कौन सी कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बनेगा। क्लियर हुई चीजें? तो आजो लिखते हैं बच्चे लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस बिफोर सप्लाइंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर हुई चीजें? तो यहाँ पे आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग से अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? लिखेंगे कॉस्ट मीन्स total expenses of products. Cost means total expenses of products, articles, items, things. Total expenses of products, articles, items, things. Note, expenses may be monetary and non-monetary. एक्सपेंसेस में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी क्या हो सकता है हमारा, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट मींस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट, आर्टिकल, आइटम एंड थिंग्स। एक्सपेंसेस में भी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी और डेप्रिसिएशन।
अब ये कॉस्ट बताना कौन सी कॉस्ट हो सकती है, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि ये रिमोट अगर मैं बना के बेचूंगा तो इस रिमोट की कॉस्ट क्या होगी बनाने की। अब बताना रिमोट बन जाएगा तब फाइंड आउट करूंगा कि रिमोट को बनाने से पहले अगर अननेसेसरी कॉस्ट इसमें हमने इंक्लूड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ रिमोट विल बी हायर, और प्रॉफिट अगर जीरो भी रख दिया तो भी हमारी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी हायर। तो बताना मार्केट में हम बने रहेंगे कि बाहर बाहर। तो बताना कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट को क्लासिफाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने कहा कि इस रिमोट को बनाने में मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, एक्सपेंसेस लगेगा, और रिमोट बनते बनते बीच में मैं कश्मीर भी जाऊंगा और कहीं और भी जाऊंगा, तो क्या हम सारी कॉस्ट को लगातार ऐड करते चले जाएंगे क्या? नहीं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच कॉस्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड विच कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, and the cost which is not related to product can never be part of the cost of product। अच्छा बताना, जब कॉस्ट फाइंड आउट हो गया, हमारा कॉस्ट आ गया, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। और वो फिर कस्टमर से क्या करेंगे हम लोग, कस्टमर से सेलिंग प्राइस लेंगे, रिकवर करेंगे। तो इसका मतलब कस्टमर से जो रिकवर किया मैंने, क्या रिकवर किया, प्रॉफिट भी रिकवर किया और कॉस्ट भी रिकवर किया। कौन सी कॉस्ट रिकवर किया, जो इनकर्ड हुआ या जो आपने कंप्यूट किया। तो कंप्यूटेड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज रिकवर्ड कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर। मतलब यहां पे देखो कॉस्ट की डिफिनेशन चेंजेस हो रही है थोड़ा थोड़ा सा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये नहीं पढ़ना है कि व्हाट अमाउंट आर टू बी इनकर्ड in respect to the manufacturing of the product. The main objective is what amount to be recovered in respect to the manufacturing of the product. हमें ये नहीं पढ़ना है कि मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में हम कौन सा इनकर्ड करेंगे, इज नॉट नेसेसरी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में कौन सी कॉस्ट को हमें रिकवर करना है फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस ये चीजें आपको ध्यान रखना है माइंड में कि कॉस्ट का मतलब क्या खर्चा हुआ वो नहीं, क्या हम खर्चा करने वाले हैं जो हमें उसका रिकवर करना चाहिए। क्लियर, दैट इज द कॉस्ट। और यही चीजें ना आदमी को माइंड में सेट करते 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 2 महीने तो लग जाता है। अब मेरे को ये बताना ये कॉस्ट कब होगा, आफ्टर प्रोडक्शन बिफोर प्रोडक्शन। तो जब बिफोर प्रोडक्शन ये कॉस्ट हम असर्टेन करेंगे, always be estimated। what is the basis for estimation, past years खर्चे, जो पास्ट ईयर हमने एक्चुअल में इनकर्ड किया होगा वही हमारा इस साल का क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। अच्छा, पास्ट ईयर का जो खर्चा किया होगा वो इस साल का जो एस्टिमेशन का बेस बनेगा, इट मे बी चेंज और नॉट, यस, ड्यू टू व्हाट, इन्फ्लेशन, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। What cost to be considered for computing the cost? कौन सी कॉस्ट हमें कॉस्ट को फाइंड आउट करते समय कंसीडर करना है, कौन सा नहीं करना है, दिस इज डिसाइडेड बाय अ टेक्निक। दिस इज डिसाइडेड बाय अ टेक्निक, दैट टेक्निक विल बी नोन एज व्हाट, कॉस्टिंग। क्लियर। अब ये बताना, मान के चले कैलकुलेटर रिमोट बनाते समय कुछ कॉस्ट आते हैं, लेकिन कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे तो यही कॉस्ट जो रिमोट में लग रहा है वो अदर में नहीं लग रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, बाय यूजिंग द टेक्निक, विच टेक्निक इज द बेस्ट फॉर विच प्रोडक्ट। अब अगर मान के चलो मेरे पास ऑटो है, मैंने आपसे कहा भाई साहब, आपने कहा कि सर मुझे ना 10 किलोमीटर जाना है, हमने कहा ठीक है। हमने कहा किराया कितना, हमने कहा 15 रुपए लीटर। 15 रुपए लीटर अजीब लग रहा है ना, क्योंकि हमने कॉस्टिंग किस बेसिस पे फाइंड आउट किया, लीटर के बेसिस पे। हमने कॉस्ट ही क्लासिफिकेशन क्या किया, गलत किया। तो मतलब कॉस्ट कंप्यूट करते समय कॉस्ट का क्लासिफिकेशन भी मैंडेटरी है। पता चला सर्विस वाला आदमी केजी में ले रहा है, कल आगे कोई क्लाइंट, सर मेरे को रिटर्न फाइल कराना, हमने कहा हो जाएगा, क्या रेट है सर, हम कहा 100 रुपए किलोग्राम। मतलब यहाँ पे
क्लासिफिकेशन भी करना जरूरी है, और साथ में कौन सी कॉस्ट किस सेक्टर के लिए रिलेवेंट होगा और कौन सी कॉस्ट किस सेक्टर के लिए इररिलेवेंट हो सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। बट बिफोर कवरिंग आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, टू कंप्यूट द कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शंस या बिफोर सप्लाइंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर? अच्छा ये बताना, सुन, एक कस्टमर है, कस्टमर कौन है, मान के चलो सूर्यांश। आज कौन सी डेट है बोलो, 12 अगस्त। मेरे पास आया, कहते सर मेरे को ना 500 रिमोट चाहिए। उनका मिल जाएगा। कितना पड़ेगा सर, कितने में, यही तो पूछते हैं कितने में पड़ेगा। हमने कहा देखो सूर्यांश, इस 500 को बनाने के लिए मटेरियल 50,000, लेबर लग जाएगा 40,000 और अदर एक्सपेंसेस लग जाएंगे 10,000। टोटल कितने हो गए, 1 लाख। और देखो अपना पापी पेट के लिए 10,000, टोटल कितना बताना, 1,10,000 सेलिंग प्राइस का। ठीक है सर, ये मेरे को 1,10,000 आज दिया, आज कौन सी डेट पे, 12 अगस्त में देके चला गया। क्या ये जो हमने काम किया है इज माई कॉस्ट अकाउंटिंग और नॉट? यस, दिस इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, रियल कॉस्ट अकाउंटिंग ये है। क्या हमने इसको प्रोडक्ट दिया? नहीं, हमने कहा एक काम करना, 20 तारीख को आना और प्रोडक्ट लेके चले जाना। लेकिन बताना प्रोडक्ट दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। लेकिन मेरे को बताना उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की प्रॉफिट रिकवर हो गई कि नहीं हो गई? आपको रिकवर हो गई तो बताना 1 लाख रुपए आपने क्या एस्टिमेट किया था कि इस प्रोडक्ट को कितने, 500, क्या 500 रिमोट को बनाएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी? 1 लाख आएगी। और प्रॉफिट कितना रहेगा? 10,000। सेलिंग प्राइस कितना? 1,10,000। क्या रिमोट बन गया? फिर आपने मटेरियल कैसे बता दिया कि 500 में 50,000 लगेगा? पहले कभी तो बनाया होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के डेटा से मिल गया मेरे। लेबर कैसे बता दिया? प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सही है। अब बताना ये रॉ मटेरियल आपके जेब में था क्या? 12 तारीख को तो था नहीं ना। मार्केट से लेने जाओगे, लेने गए मार्केट, चलो थैला उठाओ चलते हैं मार्केट। कब जाएंगे लेने? 12 तारीख के बाद। लेने गया, मार्केट पहुंचा, हमने लाला जी से पूछा, लाला जी मटेरियल का रेट बता दो। कहा बेटा कुछ नहीं, 52,000 रुपए। 52,000 रुपए क्या पॉसिबल है कि नहीं है? 100%। अब देखो ये चीजें हमारा अब आ गया कि प्रोडक्शन शुरू किया, मैंने प्रोडक्शन शुरू किया और कस्टमर 12 तारीख को कितना दे के जा चुका है? वो 1,10,000। मटेरियल के नाम पे कितना दिया? 50, क्योंकि हम तो 50 कंप्यूट किए कि 50 लगेगा। चलो 52 लग गया। लेबर के पास गया, लेबर भाई बनाना है, आ जाओ कल से। सर अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत महंगाई का जमाना है। हमको कितना लगेगा भाई? 42,000 तो लगेगा ही लगेगा। बाकी ये 10,000 खर्चा उतना ही लगा। जब मेरा कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया तो उसकी कॉस्ट कितनी आई? 1,04,000। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। What is the difference between two cost? This is actual cost, this is estimated cost. हम जो कॉस्टिंग पढ़ेंगे इसको कंप्यूट करने के लिए कि इसको कंप्यूट करने के लिए? एस्टिमेटेड। यहाँ पे तो हमारा कॉस्ट खत्म हो गया, हमने उसको रेट बता दिया, ये ले तेरा काम खत्म, बात खत्म हो गई। 1,10 जेब में। अब मेरे को बताना मेरे को मिला कितना? 1,10 ही तो मिला। अब मेरी प्रॉफिट कितनी हो गई? जहां पे सपना देखा था 10 की प्रॉफिट का, कितना हो रहा है? दिस विल बी नोन एज एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट। क्या एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और नॉट? क्यों एनालिसिस जरूरी है? क्यों जरूरी है? कि सर अगली गलती, अगली बार सूर्यांश जैसा कोई और कस्टमर आएगा तो अब उसकी कॉस्ट हम 50 नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेके चलेंगे? 52। अगली बार गलती हम ना करें। तो बताना टू कंट्रोल द कॉस्ट और नॉट। समझ में आ रही चीजें? टू कंट्रोल द कॉस्ट। अब यहां पे बताना, चलो ठीक है ये हो गया। मेरे को बताना सूर्यांश जब माल लेने आया, हमने कहा सूर्यांश 4,000 और दे दो भाई।
क्यों सूर्यांश, यू आर रेडी टू पे 4000? कभी नहीं देगा। हम आपसे कह दो फीस हमारी ये है 15,000 फीस है मान के चलो, कोचिंग करने के बाद जब जाने लगो बेटा घाटा हो गया 1,000 दे दो, देने के लिए तैयार हो, तो क्या कभी मैं रिकवर कर पाऊंगा? तो अब बताना मेरे को, अल्टीमेट मेरी कॉस्टिंग ही गलत थी कि सही थी? गलत थी। अच्छा ये कब मिल सकता है मेरे को, ध्यान से कब मिल सकता है, कब मिल सकता है? सूर्यांश आया, हमने कहा सूर्यांश 4,000, अरे वो कॉस्ट ज्यादा लग गई, अरे मुझे नहीं चाहिए, हम बगल में जा रहे प्रोडक्ट का, जाओ ले लो, जाओ ले लो, कोई इशू नहीं मेरे को। बगल में जाएगा जब लेने, तो बगल वाला भी जब लाला जी से माल खरीद के लाया होगा तो 25 में खरीद के लाया होगा कि 52 में? तो क्या वो भी अपनी कॉस्ट को कंप्रोमाइज करेगा क्या? जेब से तो देगा नहीं। तो मतलब अगर मान के चलो मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो क्या हम उसको कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? 100%। वो मुझे नहीं देगा तो बगल वाले को देगा ही देगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज ड्यू टू केयरलेसनेस बढ़ गया है। केयरलेसनेस कैसे बढ़ा है वो भी हम लोग देखेंगे, सारा का सारा चीजें। पहले ये आपको बताना है कि कॉस्ट जो हमें पढ़ना है किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, वो 52 के रिस्पेक्ट में कि 50 में? हमें ये समझना है कि मेरी कॉस्ट कितनी आने वाली है इन रिस्पेक्ट टू द मटेरियल, मेरी कॉस्ट कितनी आने वाली है इन रिस्पेक्ट टू द लेबर, मेरी कॉस्ट कितनी आ सकती है इन रिस्पेक्ट टू द अदर एक्सपेंसेस। ये पूरी कॉस्ट में आपको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट नहीं करना है। क्लियर? और इसलिए इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? रिकवर्ड कॉस्ट के नाम से भी बोलते हैं, रिकवर्ड कॉस्ट के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि जब मुझे सेलिंग प्राइस 1,10,000 रिकवर हुआ तो मुझे क्या रिकवर हुआ होगा? कॉस्ट भी रिकवर हुआ है, प्रॉफिट भी रिकवर हुआ है। तो दिस विल ऑल्सो नोन एज व्हाट? रिकवर्ड कॉस्ट। क्लियर हुई चीजें? तो अब यहां पे देखो पहली मीनिंग क्या लिखा, कॉस्ट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट, आर्टिकल, आइटम्स और थिंग्स। इट मे बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो जाए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कॉस्टिंग। पॉइंट नंबर 2 कॉस्टिंग। कॉस्टिंग it is a technique, it is a technique to ascertain the total cost. Costing, it is a technique to ascertain the total cost. total cost को ascertain करने की जो टेक्निक है उसको हम किस नाम से बोलते हैं? कॉस्टिंग के नाम से बोलते हैं। जो टोटल कॉस्ट को असर्टेन करने की टेक्निक्स है उसको हम किस नाम से बोलेंगे? टेक्निक के नाम से। अच्छा ये बताना, सूर्यांश मेरे पास आया, कहता है सर मेरे को 50,000 चाहिए रिमोट। हमने कहा मिल जाएगा। हमने मटेरियल लिया, लेबर ऐड किया, ओवरहेड ऐड कर दिया, तब क्या मिल गया मेरे को? टोटल कॉस्ट। क्यों ऐड किया? क्यों मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड ऐड किया? क्यों मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस क्यों ऐड कर दिया? मेरे माइंड में क्या चल रहा था? हमने कहा अदर वाला हटाओ ना भाई, मटेरियल लेबर का ही लो। कल मैं आपकी फीस में ना मैडम के लिए स्पेशली एक एसी लगवा दिया मैडम के लिए, और कल मैं आपकी फीस में एसी की इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऐड करना शुरू कर दूं, यू आर रेडी टू पे और नॉट? नहीं दोगे। क्यों सर? वो मेरे लिए थोड़ी है कि मैं अपनी कॉस्ट के लिए बेयर करूं। क्लियर? तो मतलब मेरे पास एक टेक्निक होना चाहिए कि जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करें, कौन सी कॉस्ट को ना कंसीडर करें, ये कौन बताएगा? हमारा टेक्निक बताएगा। और जो टेक्निक की प्रोसेस से हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कॉस्ट, उस प्रोसेस को हम किस नाम से बोलते हैं? कॉस्टिंग के नाम से। तो कॉस्टिंग इज नथिंग, कॉस्टिंग इज व्हाट? इट इज अ टेक्निक टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो प्रोसेस को हम किस नाम से बोलते हैं? दैट विल बी नोन एज व्हाट? टोटल कॉस्ट ऑफ, सॉरी कॉस्टिंग, उसको हम किस नाम से बोलेंगे? कॉस्टिंग।
लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, objective of cost, objective of cost accounting. There are following objective. There are following objective of cost accounting. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे बताना? टू ascertain क्या? टोटल कॉस्ट, टू डिटरमाइन प्रॉफिट, टू डिटरमाइन selling price, to control the cost, to reduce या reduction in cost. ये 5 कंट्रोल है। ये जो है ना, ये 3 चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं, और ये जो 2 होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब तक हम कॉस्ट को असर्टेन करते रहेंगे ना, तो क्या हम फॉलो कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। और जैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना शुरू किए, नहीं ये कर दो तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वहां पे क्या आना शुरू हो जाएगा? हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कहां पे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब जहां तक हम कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस को असर्टेन कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस कौन सा है? हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। जहां पे कॉस्ट को कंट्रोल करना शुरू किए, डिसीजन लेना शुरू किए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या एक ही क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट और मैनेजमेंट दोनों हो सकता है? यस, 100%। पहले क्या कंप्यूट कराएगा आपसे? कॉस्ट। फिर कहेगा कि बताना क्या होना चाहिए, दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंट। अभी बताना, किसी भी प्रोडक्ट को कॉस्ट फाइंड आउट करने से पहले आपको कॉस्ट का क्या करना है? क्लासिफिकेशन। अच्छा, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन से पहले बताना, कॉस्ट का मतलब समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? एक्सपेंसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट और आर्टिकल्स। इट मे बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। क्लियर? थोड़ा सा ना आप सभी लोग बताना, आप सभी लोग बताओ। प्रियांश, हाँ बताना प्रियांश। अगर बिजनेस करना है, कोई भी कुछ माइंड में बिजनेस है कि सीए बस पीढ़ी दर पीढ़ी सीए भाई बड़ी बना है, पक्का भाई? तब तो सीए तो बनना ही है। अब बताओ, सीए ही बनना है, सीए ही करना है, सीए बनना है, सीए बनने के बाद ऑफिस ना बेहतर ओपन करना है, क्या करोगे? क्या कुछ सोचो ना कि ऑफिस में हमारी कॉस्ट क्या कितनी लग सकती है, कुछ तो एस्टिमेट करोगे, तभी तो घर से बोलोगे ना पापा अब आपकी ऑफिस क्या हो गई, बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हमारी ऑफिस तो एआई के थ्रू दौड़ना चाहिए, एआई के थ्रू दौड़ना चाहिए। सुना, वो फैन ऑफ करो। एआई के थ्रू दौड़ना चाहिए, मतलब हम तो प्यून रखेंगे ही नहीं, रोबोट ही रखेंगे। तो कैसे करोगे? उसकी कॉस्ट तो फाइंड आउट करोगे, क्या क्या कॉस्ट लोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में क्या? मटेरियल, मटेरियल मतलब वुडन कॉस्ट, सारी की सारी आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। आप पीछे से सूर्यांश ये बताओ, सीए बनने के बाद क्या करोगे? हम भी पापा के बिजनेस को बढ़ाएंगे।
अच्छा वो नहीं करोगे ना, पब्लिक बिजनेस नहीं बनाना ना, बहुत हो गया सर काला कोट, अब तो हर तरह की कोट पहनना है। हाँ बताओ, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में पहले से कुछ कॉस्ट सोचोगे, बस प्रैक्टिस शुरू, सोचेंगे कॉस्ट सोचेंगे। कोई बिजनेसमैन नहीं बनना कि सीए बनने के बाद बिजनेस करना है, सब तो सही। हाँ बताओ आदित्य क्या करोगे, जॉब तो नहीं करोगे, जॉब करोगे, अच्छा कुछ कंपटीटर कम हुए प्रैक्टिस से। नहीं तो जो क्लाइंट मान के चलो आदित्य वाला होगा, वो तो प्रियांश के पास जाएगा ही नहीं अगर प्रैक्टिस करेगा आदित्य। और अब तो क्या जॉब जाने से क्या फायदा है। आज अच्छा आर्टिकलशिप के दौरान मैं सोचूंगा करना किस, लेकिन अब जब आर्टिकलशिप अगर अंदर से करने शुरू करोगे ना तो जॉब छोड़ दोगे। अगर आर्टिकलशिप अंदर से करना शुरू, अंदर से मतलब क्या कि नहीं अब तो यही सब कुछ है, यही सब कुछ है ना, तब ना वो प्रैक्टिस की तरफ भागना शुरू हो जाए। और आर्टिकलशिप जस्ट लाइक क्या कैरिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट करोगे ना, तब कभी आप प्रैक्टिस नहीं सोचोगे, जॉब भी ही सोचोगे, ये ध्यान रखना। ये चीजें हैं, अगर आर्टिकलशिप आप एकदम जान लगा के करना शुरू कर दिए, प्रिंसिपल भी आपका खुश, जिसके अंडर में करोगे, बुलाएगा 11 बजे और 10 बजे से पहले भेजेगा नहीं। क्लियर, ये 100% है। वो प्रियांश के चक्कर मत पड़ना, ये तो वो तो पापा तो बोल देंगे बेटा एक काम कर तुम जाओ ऊपर पढ़ते रहो, आर्टिकलशिप चल रही है। फिर वो होता है अक्सर सब, और क्यों उनको सीखना ही नहीं ना, जब बैठेंगे तभी आर्टिकलशिप चालू, डिग्री लेके आ गया आर्टिकलशिप। तो ये चीजें ना, आर्टिकलशिप अगर अंदर से करना शुरू कर दिया ना कोई, कभी जीवन में जॉब नहीं करेगा, प्रैक्टिस ही करेगा। और आर्टिकलशिप जस्ट लाइक सब्जेक्ट करने जाओगे ना तो फिर क्या होगा, तब तो ज्यादातर लोग जॉब की तरफ भाग जाते हैं। चलो आज अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, कुछ भी हो जाए हमेशा कॉस्ट पहले क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और डिटरमाइनिंग ऑफ दी जो कॉस्ट है उसका कई कई आपका क्या है, अलग अलग तरीका है, अलग वे है। अगर मुझे आज होटल में खाना खाने जाना है तो आप बताओ कॉस्ट होटल में कौन कौन सी हो सकती है, उसके बारे में सोच के जाओगे। कि मान के चलो अगर 1,000 का खाऊंगा तो कम से कम 100 रुपए तो वेटर को टिप्स देना पड़ेगा, तो कॉस्ट वेटर के टिप्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा वहां पे। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, क्लासिफाइड हो गया 1100 है, 1000 में खाएंगे, 100 किसके बारे में सोचेंगे, टिप देना है 1100। अगर मैं मूवी देखने जाऊंगा तो वहां पे क्या सोचोगे, 100 रुपए होटल वाले को टिप देना है क्या, अरे मैं मूवी देखने गया, तो मतलब टिकट आएगी साथ में पॉपकॉर्न आएगी, है 1100 रुपए ही। लेकिन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू ट्रेड क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। समझ में आई चीज। आप मान के चलो क्या करने गए, जींस टी शर्ट खरीदने गए, तो आप वहां पे क्या करोगे, 1000 का जींस टी शर्ट, लेकिन 100 का सोचोगे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट क्लासिफाइड हो जाता है हमारा अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू ट्रेड, अकॉर्डिंग टू क्या, बिजनेस, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, एक्टिविटी जैसे होगा उस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो जब हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस, कि अगर मैं मान के चलो ये प्रोडक्ट खरीदा, इसमें ट्रेस करो कि कॉस्ट कौन कौन सी लगी होगी। या आप हमारे यहाँ कोचिंग कर रहे हो, मुझे फाइंड आउट करना है कि बच्चों की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ट्रेसेबिलिटी में, ट्रेसेबिलिटी मतलब जो ट्रेस किया जा सके। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। कि मतलब वेन एवर स्टूडेंट स्टडी दी क्लासेस या स्टडी दी कोचिंग, कोचिंग जब भी पढ़ेगा तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट में ट्रेसेबिलिटी बेसिस कॉस्ट की बात करें। ट्रेस डायरेक्टली कौन सा अटैच है प्रोडक्ट से और कौन सा इनडायरेक्ट है। आपसे बताना, आप बताना, मैं आपको क्लासेस ले रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, इंस्टीट्यूट मुझे भी ये कॉस्ट देती है, मुझे भी पे कर रहा है, मुझे भी सैलरी दे रही है, वेजेस दे रही है, लेबर आदमी की तो दे मिलता है वेजेस, मुझे वेजेस दे रहा है। तो बताना ये इस इंस्टीट्यूट की कॉस्ट है कि नहीं है, है क्या ये कॉस्ट
ये कॉस्ट स्टूडेंट से डायरेक्ट अटैच है कि इनडायरेक्ट अटैच है? डायरेक्ट अटैच है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहां है? डायरेक्ट अटैच है। स्टूडेंट यहाँ टीचर, स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट, आप इंस्टीट्यूट के लिए स्टूडेंट हो, प्रोडक्ट हो, मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या हूं? लेबर हूं। तो लेबर प्रोडक्ट से डायरेक्ट अटैच है कि नहीं? यस। तो लेबर को जो दिया गया कॉस्ट है दैट विल बी नोन एज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट। अब बताना, मैम जो है बाहर बैठी है, मैम भी तो लेबर है, इंस्टीट्यूट उनको भी कॉस्ट पे कर रहा है, क्या उनका आपसे डायरेक्ट अटैच है? नहीं। उनको जो इंस्टीट्यूट कॉस्ट पे कर रहा है दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट अटैच विद द प्रोडक्ट। क्लियर हुई चीजें? लाइट बताना, लाइट चल रही है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। सो वो तो डायरेक्टली हवा दे रहा, हवा देने से नहीं, लाइट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोडक्ट से अटैचमेंट की बात है। ये प्रोजेक्ट, ये जो दिख रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट है? मतलब आप ये बताओ, आप चले गए, क्या ये नहीं चलता? क्या चलता है ना, बच्चा फाउंडेशन वाला आके पढ़ता है भाई। लेकिन हाँ, आप चले गए, क्या मैं भी चला जाता हूं? हाँ, आपके साथ आपको सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चला जाता है, वो वही चीजें फाउंडेशन को नहीं पढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो अटैचमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होना चाहिए? अटैचमेंट ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे ट्रेसिबिलिटी। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होगा ना, वो कई तरीके से होता है, डिपेंड करेगा हमारा इंडस्ट्री वाइज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 आएगा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स identification of cost element according to क्या? according to nature of product, according to nature of product or according to business। with the help of with the help of ठीक है सुनिधि, आप जा सकते हो, आप चलो बताना। विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, with the help of classification, the real cost of product, are ascertained। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर ascertained। और जब तक क्लासिफिकेशन करेक्ट नहीं है तो कॉस्ट भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। और ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आया, इट मे बी और पॉइंट नंबर 1, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसिबिलिटी। अब मेरे को ये बताना, ये क्लासिफिकेशन कब किया जा रहा होगा? कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद कि पहले? पहले। क्यों ऐसा किया जा रहा होगा? ताकि कॉस्ट हम क्या करें? करेक्ट फाइंड आउट कर पाए। क्लियर? अब जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट को हमने पहले प्रोड्यूस किया था, बनाया था, कॉस्ट लगी थी 200 रुपए। अब मैं फिर से वापस इसको बनाना चाहता हूं तो कॉस्ट कितनी लगेगी? पहले इस 200 को क्लासिफाई करेंगे किस फॉर्म में ये 200 लगाई गई थी।
अगर इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो गया तो इन फ्यूचर पर उसी वे में, उसी फॉर्म में हमारा क्या लगने वाला है, कॉस्ट लगने वाला है। क्लियर हुई चीजें। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू हम क्या ढूंढ रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी, कौन सी इसमें डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब मेरे को ये बताना, अगर मैं स्टूडेंट को पढ़ाना है इन द फ्यूचर, तो स्टूडेंट की जो फीस थी पहले, उसमें कॉस्ट में क्या आइडेंटिफाई करूंगा, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी थी और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी थी। अब जैसे मान के चलो आपसे फीस कलेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं, मैं तो लेबर आदमी, ये मैं नहीं समझना है, मैं लेबर, मुझे खुद पे कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे फीस कलेक्ट कर रहा है तो आपसे आपसे रिलेटेड कॉस्ट और प्लस क्या कलेक्ट किया है, प्रॉफिट। क्या हो गया, सुरती उरती तो नहीं खाते ना। हाँ, तो जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मेरे को नेक्स्ट बैच में पढ़ाना है बच्चे को, ये तो फीस थी एक बैच की थी, नेक्स्ट बैच में बच्चे को पढ़ाना है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन इस कॉस्ट को क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा भाई, कि जब बच्चे पढ़ने आया था तो कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट लगी थी और कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी थी, ताकि अब जो बच्चा आएगा वापस उसके लिए जब कॉस्ट डिसाइड करने जाएंगे तो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या लग सकती है। अब मान के चलो जब मैंने पढ़ाया था और मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने जो फीस दिया था वो किस में गया होगा, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट में। और जो मैम को दिया गया होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। लाइटिंग जो होगी कहां गई होगी, इनडायरेक्ट में। रेंट जो रूम का जा रहा होगा इनडायरेक्ट में। क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब अगली बार उसको फीस रखना है तो सबसे पहले एस्टिमेट करने से पहले मुझे कॉल करेगा, सर वो पढ़ाना है। हमने कहा रुको रुको, पढ़ाना तो ठीक है, अब कॉस्ट पहले से 10% बढ़ेगी मेरी। अब बताना, अब मैं अगर स्टूडेंट की फीस रखना चाहूंगा तो डायरेक्ट कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी, 10% से बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। एस्टिमेटेड तो लेंगे ही नहीं, 10% बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। मैडम से पूछा, मैडम ने कहा नहीं सर कोचिंग बहुत अच्छी है, मुझे 10% कम करना है। हमने कहा ठीक है। अब मैडम की जो फीस रखूंगा मैं क्या रखूंगा, 10% से कम रखूंगा। तो मतलब ये क्या चीज होगी हमारी, दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल। लेकिन हाँ, एस्टिमेटेड करने से पहले कॉस्ट को क्या करना जरूरी है, क्लासिफिकेशन, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ताकि हम इस कॉस्ट को डायरेक्ट की तरह से डायरेक्ट को एनालिसिस करें, इनडायरेक्ट को किसकी तरह से एनालिसिस करें, इनडायरेक्ट की तरह एनालिसिस करें। यहाँ तक क्लियर। तो आज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, the costs which are exclusively, purely and directly related to product. The costs which are exclusively, purely and directly related to product, that is known as direct cost. That is known as direct cost. Example, direct material, direct labor or direct expenses. Direct material, direct labor and direct expenses. सुनो, फैन ऑन कर लो आप, लाइट आ गई। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
पता ना क्या लिखा हमने, द कॉस्ट विच आर एक्सक्लूसिवली प्योरली एंड डायरेक्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिवली, एकमात्र, प्योरली पूरी तरह से, एंड डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अब बताना, मैं ध्यान से सुनना, मैं लेबर, मैं ही टैक्स भी पढ़ाया आपको, कॉस्ट भी पढ़ाया, तो बताना मुझे जो टैक्स का पेमेंट मिलेगा, तो टैक्स सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट होगा कि कॉस्ट के लिए होगा? बताना, जो मुझे पेमेंट मिला टैक्स को पढ़ाने की वजह से, जो मुझे पेमेंट दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टैक्स पढ़ाने के लिए मुझे पे किया गया है, वो कॉस्ट कौन सी सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट होगा? टैक्स के लिए। क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं क्या सारा, मान लो टैक्स भी पढ़ाया कॉस्ट भी पढ़ाया, तो जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे टैक्स के लिए पे किया, दैट इज व्हाट, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स के लिए डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। और कॉस्ट के लिए क्या ये रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट? इररिलेवेंट। अब कॉस्ट का कोई बच्चा आएगा तो क्या ये टैक्स वाला एक्सपेंसेस उसमें ऐड करके उससे ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो रिलेटेड टू कॉस्ट है ही नहीं। क्लियर हुई चीजें? अब ये बताना, यहां पे जो रेंट है, बिल्डिंग का किराया जो जा रहा है, मान के चलो, मेरे को ये बताना सीए इंटरमीडिएट के बच्चों से रिलेटेड कितना है और फाउंडेशन के बच्चों से कितना रिलेटेड है? अगर मैं कह रहा हूं इस बिल्डिंग की जितनी भी रेंट है, रेंट, तो बताना वो रेंट जो है दैट इज द कॉस्ट और नॉट? यस, कॉस्ट फॉर द क्या, स्टूडेंट। कौन सी स्टूडेंट? सीए इंटर की भी है और फाउंडेशन की भी। तो ये रेंट बताना इंटर से डायरेक्टली रिलेटेड है कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। मेरे को यहाँ पे पता ही नहीं सर कि इंटर का कितना है और कितना फाउंडेशन। लेकिन हाँ, अगर मकान मालिक कह दे भैया देखो इंटर पढ़ोगे तो ये 10,000 किराया, फाउंडेशन पढ़ोगे तो 5,000 किराया, तो अब ये बताना क्या हो गया, डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन फाउंडेशन। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट विच आर एक्सक्लूसिवली प्योरली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट से एकमात्र, पूरी तरह से और डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है, उसको हम किस नाम से बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। इट में बी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हुई चीजें? अब आप लिखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट which are related to product, related to products, related to products, related to products, but not directly, but not directly, that is indirect cost. That is indirect cost. Example, indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Indirect expenses. लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट is also known as prime cost. Direct cost is also known as prime cost. Direct cost is also known as prime cost. यहाँ आप लिखेंगे indirect cost is also known as overheads. Overheads. Overheads बोलते हैं ना हम लोग, ऊपर ही का कुछ खर्चा हो गया। 10 किलो आलू लेने गए, 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, तो ऊपरी खर्चा कितना? 50। तो ऊपर खर्चा कितना? इनडायरेक्ट, वो हमें क्या रहेगा हमारा? इनडायरेक्ट।
मतलब अब ये बताओ ना, आपको पढ़ाने की कॉस्ट, टीचर का कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, बाकी ऊपर का खर्चा है दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। होना ही होना है, लेकिन हाँ कितना होगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ डायरेक्ट तो हमारा फिक्स्ड है ना कि हाँ ये तो होना ही होना है, इतना इतना होना है। क्लियर हुई चीज है। यहाँ पे लिखेंगे एक पॉइंट और, पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस, क्लियर। इसको हम किस नाम से बोलते हैं, चार्जेबल। अब बताना ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, ये जो है ये देखो ये बिल्डिंग है, ये जो रूम है ये अलग तरह के रूम है, बगल में जो अलग है, पीछे जाओ तो ऑफिस है, आगे जाओ तो हमारा किचन है। तो क्या ये सारे के सारे इसमें भी ओवरहेड हो सकता है इनडायरेक्ट, उस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, उसमें भी, उसमें भी। तो सर यहाँ पे ओवरहेड का मतलब है सारा, सारा का सारा। अब यहाँ पे अगर मेरे को पता चल जाए कि सर ओवरहेड की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान के चलो कंट्रोल किसका है, मेरा, तो मैं इसका क्या हूं, हेड हूं। अगर यहां की कॉस्ट बढ़ रही है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल या फिर अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग द कॉस्ट। हो सकता है कि पता है कि मैंने बोला कि सर आज ना चला गया, क्या, डिजिटल बोर्ड गया, रिपेयरिंग होनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ठीक है करा लो। और वास्तव में ये गया नहीं था, लेकिन डिपार्टमेंट जो ना बोला कि मुझे रिपेयरिंग करानी है, उसने सेट कर लिया किसी बंदे को, बंदा आया, 2 रुपए वो लिया, बाकी 8 रुपए मैंने रख लिए। क्या डिपार्टमेंट की ये कॉस्ट आई कि नहीं है। अगर ये रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो स्टूडेंट की फीस भी बढ़ जाएगी, स्टूडेंट की फीस बढ़ गई तो इसका मतलब स्टूडेंट कंपटीटर के पास भी जाना शुरू हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट क्या करता, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, हर खर्चों के लिए क्या करना शुरू करेगा, डिपार्टमेंट, ताकि हम डिपार्टमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दे और डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दे कि भाई देखो खर्चा यहाँ पे बढ़ना नहीं चाहिए। पिछली साल तेरा खर्चा ये था और इस साल ऐसे कैसे हो गया, क्या रीजन है, क्या बढ़ने का रीजन है, कंट्रोल करेंगे हम। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल लगाना शुरू करूंगा तो मेरा खर्चा होगा। अब एक साथ सोचे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर ले, पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं। तो जब ओवरहेड की बात आती है तो ओवरहेड हमारा क्या किया जा सकता है, ओवरहेड क्लासिफाइड किया जा सकता है। ओवरहेड में भी ओवरहेड कौन कौन से हो सकते हैं, ओवरहेड में भी प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और क्या हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या क्लियर। अगर मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना चाहूं तो कौन कौन सी कॉस्ट आनी चाहिए, डायरेक्ट कॉस्ट और प्लस क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ ना प्रोडक्शन ओवरहेड में, अच्छा इससे इससे क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन करने से क्या हो रहा है, मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कहां पे कॉस्ट बढ़ सकती है, और जहां पे कॉस्ट बढ़ रही है वहां पे हम क्या करेंगे, जाके कंट्रोल लगाएंगे, रीजन देखेंगे कि क्या रीजन है बढ़ने का।
तो क्लासिफिकेशन ये हमारा था अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी कहां पे ट्रेस है, किससे रिलेटेड है, किससे अटैच है। और अगर अदर देन ट्रेसेबिलिटी की बात हो जाना तो फिर हमें यह नहीं पता चलेगा किस डिपार्टमेंट से खर्चा रिलेटेड है, तो हमें यह पता चलेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना किस नेचर का खर्चा आ रहा है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अब देखो अगर मुझे खर्चे को ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है तो फिर हमें अपनी कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और अगर हमें ट्रेसेबिलिटी नहीं चाहिए, बस खर्चा कितना हो रहा है, तो फिर हम किसी और तरीके से क्या करते हैं, क्लासिफाइड करें। अब देखो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल केवल एक ऑफिस है, खत्म, तो क्या खर्चे को मैं ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, करके दिखाओ। फिर मुझे वहां पे खर्चे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी ऑफिस की किराया बहुत ज्यादा हो सकता है ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही हो सकता है कि ऑफिस में ना मेरे पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कंट्रोल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से नहीं कर सकते ना, फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये कहां पे, दैट इज द सुटेबल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं। वो डिपार्टमेंट है, कोई एचआर डिपार्टमेंट है, कोई सेलिंग डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वहां पे कैसे हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। याद क्लियर हुई चीजें? तो आ जाओ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। पॉइंट नंबर 2, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। और पूरे कॉस्ट में ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो इसको हम लोग कब कवर कर लेंगे, कल कवर कर ले। क्लियर? आज फटाफट यहाँ पे बताना। तो इसका भी हाँ, फर्स्ट चैप्टर देखो बेसिक सबसे पहले कवर कराएंगे आपको, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो मतलब दिस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर और ट्रेसेबिलिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेसेबिलिटी जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डिपार्टमेंट ज्यादा है, हम डिपार्टमेंट वाइज क्या करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि हम वहां पे इन फ्यूचर कंट्रोल भी क्या कर सके, आसानी से लगा सके। और अगर जहां पे डिपार्टमेंट ही नहीं है फिर तो वहां पे डिपार्टमेंट सब क्रिएट कर ले, नहीं कैसे कर सकते, पॉसिबल नहीं है। फिर वहां पे हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, या अदर्स आ सकते हैं। अच्छा मान के चलो जिसके पास ऑफिस ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, ऑटो वाला ऑफिस है क्या? जब आपने जैसे जैसे हाथ दिया, उन्होंने कहा सर जगह नहीं है, ऑफिस में जाओ, फिर वहां से टिकट लाओ, फिर बैठो। उसका क्लासिफिकेशन वो आपके पास आ गया, मान के चलो बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा ऑटो वाला आया आपके पास, कहा सर मुझे अगले साल किराया कितना रखना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, भाई तेरा ऑफिस है, ये है वो है, सारा चीज पूछना पड़ेगा ना। तो मतलब जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द सर्विस, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट का भी उसी तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, तब हम कॉस्ट को असर्टेन करेंगे। क्लियर? लेकिन हाँ एक ही चीज इसमें कॉमन है, टू असर्टेन द कॉस्ट बिफोर सप्लाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। लेकिन हम ये मान के चलते, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कॉस्ट का मतलब आफ्टर क्या, प्रोडक्शन या आफ्टर सप्लाइंग ऑफ द प्रोडक्ट। वो नहीं है, वो तो सब लोग निकाल सकते हैं। अब 5 किलो आलू ले आओ, पता चल जाएगा कि 5 किलो आलू का रेट कितना है। अगर मुझे पहले से पता करना है कि 5 किलो आलू का रेट क्या हो सकता है, दिस इज द कॉस्ट।
क्लियर हुई चीजें? चलो आज यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, ओवर करेंगे, कल कंटिन्यू इसके आगे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बच्चा लोग बाय बाय। चलिए अभिनव जी बाय बाय, बस 10 मिनट में मिलते हैं। आपका जो पॉइंट बचा हुआ है जीएसटी वाले का।